नमस्कार साथियों। आज 22 अगस्त है। जी हाँ, 22 अगस्त 2024। ये हमारे जबलपुरियंस के लिए एक गौरव का क्षण है। 22 अगस्त 1924 को नर्मदापुरम, जो पहले होशंगाबाद था, छोटा सा गांव है जमानी, वहाँ व्यंग सम्राट हरिशंकर परसाई जी का जन्म हुआ था। फिर वो जबलपुर आ गए, यहाँ शिक्षक बने, राइट टाउन में रहते थे। आज भी उनका मकान है और यहीं 10 अगस्त 1995 को उनके जीवन लीला समाप्त हुई। जन्म शताब्दी है। पूरे शहर में पिछले साल से ही बहुत कुछ उनके बारे में किया जा रहा है। उनकी भांजी डॉक्टर साधना मंडलोई हैं, जो चंचलाबाई कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस की प्राध्यापक के रूप में सेवानिवृत्त हुई हैं, और दामाद मंडलोई जी स्पोर्ट्स ऑफिसर जानकीमण्ड कॉलेज से। इनसे मेरा भाभी जी से संपर्क है, भैया से संपर्क मिलता रहता है। और उसके अलावा केसरवानी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य श्री लाल दुबे जी, जो हिंदी के प्राध्यापक थे, उनके यहाँ बैठक होती थी राइट टाउन में, उनके निवास में, होम साइंस कॉलेज रोड पे परसाई जी की। वहाँ मेरा उससे मुलाकात हुई। वहाँ अंग्रेजी के एक पत्रकार प्राध्यापक हनुमान प्रसाद वर्मा जी, श्री लाल दुबे जी, हरिशंकर परसाई जी अक्सर बैठते थे और मैं जाता था, तो मुलाकात होती थी, इसलिए मैं खुशनसीब हूँ। ये अप्रतिम व्यंगकार है। व्यंग को पहली बार समाज में, एक साहित्य में, एक विधा के रूप में स्थापित किया है हरिशंकर परसाई जी। इसके बाद ही मध्य प्रदेश के शरद जोशी जी आते हैं। अब आप सोचिए, जबलपुर में एक से एक हस्तियां हुई हैं, लेकिन इन हस्तियों के भी चहेते हरिशंकर परसाई जी हैं। ओशो रजनीश गाड़ावारा से आए थे, यहाँ उनकी कर्मस्थली थी, वो भी इनके प्रशंसक थे, आध्यात्मिक गुरु थे, लेकिन प्रशंसक वो हरिशंकर परसाई जी के थे। दूसरी चीज, किशोर कुमार, हाँ, खंडवा वाले किशोर कुमार, संगीत जगत के प्रख्यात गायक किशोर कुमार, अशोक कुमार उनके बड़े भाई, ये भी जौनपुर आते थे और मिलते थे, और परसाई जी के पसंदीदा शिष्य बन गए थे, फैन थे। जिस तरह से व्यंग्यवाण करते थे, बिल्कुल सरल भाषा में, आप सोच ही नहीं सकते। उन्होंने वास्तव में वो जो व्यंग्यवाण करते थे, बोले हमारे यहाँ आजाद तो हम हो गए हैं, लेकिन अहिंसक क्रांति हो गई है। बाहर वालों ने कहा ये ट्रांसफर ऑफ पावर है, सत्ता का हस्तांतरण। वो कहते थे, बाहर वालों ने कहा, उन्हें परिभाषित किया व्यंग्यवाणी जैसा भारत में 1947 आदि को, ये सत्ता का ट्रांसफर ऑफ पावर है, सत्ता का हस्तांतरण है। बोले इस सब लोग तो ये कह रहे हैं, सभी कहते थे कि अंग्रेजों से सत्ता भारत को मिल गई, लेकिन वो कहते थे ऐसा नहीं है। उन्होंने इसके लिए नई शब्दावली गढ़ी। वो कहते थे ट्रांसफर ऑफ डिश हुआ है, डिश जो खाने पीने की चीज़ आप डिश बोलते हैं ना, बोले ट्रांसफर ऑफ डिश हुआ है। उनके सामने से थाली हमारे सामने आ गई। अर्थात पश्चिमी सभ्यता के साथ हम सलाद खाते थे। उनका कहना था हम जो सलाद खाते हैं, ये गाजर मूली ये सब हम ऐसे ही खा लेते हैं ना, मूली लियो खा गए, गाजर खा गए, ककड़ी खा गए, बोले अब हम उसको काट के प्लेट में रख के खा रहे हैं हम सलाद के रूप में, और जनतंत्र का जो अचार है उसके साथ हम खा रहे हैं। ये उनका कहना था, ट्रांसफर ऑफ डिश, सत्ता का हस्तांतरण नहीं, ट्रांसफर ऑफ डिश हुआ है। उनका एक कालम था, कबरा खड़ा बाजार में। जी हाँ, देशबंधु में लिखते थे, जौनपुर आए थे, शिक्षक की नौकरी कर रहे थे, पढ़ाई भी करी, जौनपुर उनका घर बन गया। यहीं उनके कई उपन्यास संस्मरण प्रकाशित हुए। इसमें कबरा खड़ा बाजार में एक लोकप्रिय कालम था, देशबंधु में आता था। वो कहते थे, उन्होंने कई व्यंग किए हैं, उन्हीं व्यंगों की बात मैं करूँगा आपको। उनकी प्रमुख रचनाएं हरिशंकर परसावली तो है ही है, उपन्यास तट की खोज, ज्वाला और जल, रानी नागफनी की कहानी। उनने तिरछी रेखाएं नाम से अपने संस्मरण लिखे हैं। कहानी संग्रह में भोलाराम का जीव है, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। लेख संग्रह में वैष्णव की फिसलन, हाँ, वैष्णव की फिसलन भारतीय संस्कृति पे बहुत बढ़िया है। काग भगोड़ा, आवारा भीड़ के खतरे। आवारा भीड़ के खतरे जो आजकल हम देख रहे हैं ना, वो आवारा भीड़ के खतरे उन्होंने बहुत पहले लिख दिया था।
तब की बात और थी। उनके बहुत ही कुछ, उनका वैष्णव की फितलन है, शिव, एक विकलांग श्रद्धा का दौर, ये भी उनका बहुत जबरदस्त वो लेखन था। प्रेमचंद के फटे जूते, प्रेमचंद जी के जो फोटो थी उसमें उनकी उंगली दिख रही थी जूते से बाहर, उस पर उन्होंने लिखा प्रेमचंद के फटे जूते पे, बहुत बढ़िया लिखा। ऐसा भी सोचा जाता है। तुलसीदास चंदन घिसे चंदनाम उनके बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्यिक पत्रिका वसुधा के संस्थापक थे और संपादक भी रहे। उनके लोकप्रिय कॉलम जो हैं, कपड़ा खड़ा बाजार में, सुनो भाई साधो, सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जनाना, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, वैष्णव की फिसलन, बहुत कुछ लिखते थे। उनके कुछ वाक्य बहुत ज़्यादा फेमस हुए। उनका कहना था, लड़कों को ईमानदार बाप का निकम्मा कहते हैं। वो कहते थे आजकल के लड़के जो हैं ईमानदार बाप की निकम्मी संतान है। उसको उन्होंने दूसरे तरीके से कहा, बोले लड़कों को, हर लड़के को अपना ईमानदार बाप निकम्मा दिखता है। वो कहते थे एक चीज और कहते थे, आजकल के लड़कों को अपने ईमानदार पिता जो हैं, मतलब भ्रष्टाचार पे व्यंग था कि भ्रष्टाचार देखिए कितना फैल गया है कि हर लड़के को अपना ईमानदार बाप जो है निकम्मा लगता है। दिवस बनाने का जो चलन हुआ उस पर उनका अच्छा व्यंग था। वो कहते हैं दिवस बेकार मनाते हैं हम, दिवस तो कमजोरों का मनाया जाता है। जैसे महिला दिवस, महिलाएं हमारे कमजोर आज भी हम देख रहे हैं, महिलाएं सबसे ज़्यादा कमजोर हैं। और देखिए अभी कलकत्ता कांड तो आप देख ही रहे हैं, ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ वो हम देख रहे हैं। तो कमजोर है ना महिला, इसलिए महिला दिवस मनाते हैं। शिक्षक को भी, वो खुद भी शिक्षक थे, बोलते शिक्षक समाज का सबसे कमजोर प्राणी है। आज हम देख ही रहे हैं, सरकार जो चाहती है शिक्षक से करा लेती है, बकरियों की गिनती करा लेती है, जनगणना करा लेती है, सरकारी आदेश, रैली निकालो, इन्हें सरकार के सारे कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने का काम शिक्षक ही करते हैं, वो अपने छात्रों को लेकर आते हैं। तो बोले शिक्षक से कमजोर कोई नहीं है। ठीक है, अभी 5 सितंबर आ रहा है, एक दिन के लिए सम्मान कर दिया जाएगा, पर है तो शिक्षक कमजोर, तो अध्यापक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर, क्योंकि वो कमजोर है। 1 मई मजदूर, क्योंकि मजदूर सबसे ज़्यादा कमजोर है, तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। इस पे उनका व्यंग था कि आप महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च को, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन आप साल के 365 में इन 3 दिनों को छोड़ के बचते हैं आपके पास 362 दिन, इनमें थानेदार दिवस नहीं मनाया जाता। ये उनका व्यंग था कि थानेदार दिवस हम नहीं मनाते। तो ये बिल्कुल सच्चाई के साथ वो उजागर करते। तो उनकी लेखनी में गजब की, एक और लेख मैंने पढ़ा था उनका कि ग्वारीघाट जबलपुर में नर्मदा का किनारा है, बोले यहाँ एक शिक्षक की व्याख्या उन्होंने करी है। एक शिक्षक जाता है, उसके पास एक साबुन रहता है, साबुन का छोटा सा टुकड़ा, उससे वो सेविंग करता है अपनी, सेविंग करने के बाद उसी से वो नहाता है, उसी से अपने कपड़े भी धो लेता है। जबकि आजकल साबुन जो है, मुंह का साबुन अलग है, नहाने का साबुन अलग है, कपड़े धोने का साबुन अलग है, फेस वॉश वगैरह आ गए हैं, लेकिन शिक्षक के पास सिर्फ एक ही साबुन रहता है, उसी एक साबुन से वो कपड़े भी धोता है, मुंह भी धोता है, सेविंग भी कर लेता है। ये शिक्षक की व्याख्या उन्होंने की थी कि शिक्षक देखिए कितना निरीह, इतना गरीब। परसाई जी के कुछ और व्यंग बाण जो तीखे थे, जो मिसाइल से भी तेजी के साथ निकलते थे, उन पे हम चर्चा करेंगे, जो आज भी प्रासंगिक हैं। आज के दौर में उनका उतना ही महत्व था जो आज से पहले परसाई ने 8वें दशक में चर्चा की थी। वो कहते हैं व्यस्त आदमी, जो व्यस्त आदमी रहते हैं, उसको अपना काम करने में जितनी अक्ल की ज़रूरत पड़ती है, उतनी अक्ल लगाना पड़ती है ना, यहाँ ये करें वो करें, उससे ज़्यादा अक्ल जो है बेकार आदमी को समय काटने में लगती है। कि समय काटता है ना जो बेकार आदमी, आप उसको हल्का फुल्का मत समझिए। वो कहते हैं वो सबसे ज़्यादा अपनी अक्ल का उपयोग करता है, जबकि इतना एक व्यस्त आदमी अपनी काम को करने के लिए अक्ल का उपयोग नहीं करता। एक और बाण है उनका, जिनकी हैसियत है, जिनकी हैसियत है वो एक से ज़्यादा बाप रखते हैं। बोले आज के दौर में जो हैसियतवान है वो एक से ज़्यादा बाप रखता है। एक घर में होते हैं उसके पिताजी, एक दफ्तर में वो अपने बॉस को बाप बना लेता है, एक दो बाजार में, और एक एक बाप हर राजनीतिक दल में हैसियत वाला बनाता है। और यही देखिए हर आदमी के राजनीतिक दल में एक एक माई बाप होते हैं,
बॉस होता है, बाजार में होता है, घर में तो होते ही हैं। तो ये उस वक्त उन्होंने कहा था। आत्मविश्वास के लिए भी उनका बहुत बढ़िया सटीक है। बोले आत्मविश्वास कई प्रकार का होता है। कॉन्फिडेंस जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कई प्रकार होता है। धन का होता है, बल का होता है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास ज्ञान है। लेकिन मूर्खता का आत्मविश्वास जो है, फुलनेस का जो आत्मविश्वास है, मूर्खता का आत्मविश्वास, ये सर्वोपरि है। उसने सबसे ऊपर माना कि आदमी मूर्ख आदमी देखे। आज हम देख रहे हैं ना, हमारी मित्र मंडली में, हमारे समाज में जो मूर्ख हैं वो बहुत मजे से रह रहे हैं, गजब की सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ रह रहे हैं। एक और उन्होंने कहा कि सबसे निरर्थक आंदोलन भ्रष्टाचार के विरोध का आंदोलन है। ये परसाई जी ने 1975-80 के दौर में कहा था। आप सोचिए, आज से करीब लगभग 50 साल पहले के आसपास की बात है। सबसे निरर्थक आंदोलन भ्रष्टाचार का विरोध है। भारत में जो निरर्थक आंदोलन हो रहा है, भ्रष्टाचार का विरोध करना है। बोले ये एक प्रकार का ये मनोरंजन है जो राजनीतिक पार्टियां कभी कभी खेल लेती हैं। जैसे कबड्डी का मैच खेला जाता है ना, वैसे राजनीतिक पार्टियां, दो राजनीतिक दल आपस में भ्रष्टाचार मिटाओ के लिए कबड्डी खेल लेती हैं। इसी जब ने कहा मानसिक रूप से दोगले नहीं तिगले हैं। संस्कारों से तो हम सामंतवादी हैं, हमारे संस्कार हमें सामंतवादी बनाते हैं, जीवन मूल हमें अर्ध पूंजीवादी बनाते हैं, और बातें हम समाजवाद की करते हैं। यही हो रहा। आज सारे राजनेता पूंजीपतियों के हाथ में हैं, पूंजीपतियों की पुतली बने हुए हैं, लेकिन बात समाजवाद की करते हैं। बेइज्जती में अगर हम दूसरे को शामिल कर लें, बहुत बढ़िया। देखिए, आप अच्छे से आप अपने आसपास देखिए, परसाई जी अपने आजू बाजू देखते थे, उसी पे व्यंग लिखते थे। वो कहते थे बेइज्जती में अगर आप दूसरों को शामिल कर लो तो आपकी आधी इज्जत बच जाती है। अगर आपको अपनी इज्जत बचाना है मित्रों, तो आप बेइज्जती में दूसरों को भी शामिल कर लीजिए। अब दुनिया में वो कहते हैं भाषा, लैंग्वेज जो है हमारी अभिव्यक्ति के काम आती है। जैसे मैं आपसे अभिव्यक्त कर रहा हूँ, नहीं मेरी भाषा है। बोले लेकिन भाषा का, उनका कहना है, सबसे ज्यादा प्रयोग दंगे में होता है। भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग दंगे में होता है। जौनपुर के लिए बोले, जौनपुर में तो भाषा जो अभिव्यक्ति है ना, जिसमें हम गुस्सा करते हैं, जिसे गाली गलौज भी कहा जाता है, वो तो सामान्य बोलचाल में हम गाली देखिए अपने परिचितों को बुलाते हैं, और परिचित भी खुश होता है इसने गाली दी है मुझको, ये मुझसे बहुत प्यार करता है। ये भाषा की अभिव्यक्ति पे उनका कहना था। अब शर्म की बात जब गर्व बन जाए, वो कहते हैं जब शर्म की बात अगर गर्व बन जाती है, तो समझिए कि हमारा जनतंत्र बहुत बढ़िया चल रहा है। हमारा जनतंत्र जो लोकतंत्र है बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि यहाँ शर्म की बात को हम गर्व के साथ बता रहे हैं। एक और उन्होंने कमेंट किया था एक धार्मिक, एक धर्म समुदाय के लोगों पे। वो कह रहे हैं जो पानी को छानकर पीते हैं, इसमें उनका व्यंग था कईयों, एक धर्म विशेष पर भी था, दूसरी चीज डॉक्टरों पे भी था, कि जो पानी को छानकर पीते हैं वो वास्तव में आदमी का खून तो बिना छाने ही पी जाते हैं। ये कितना कटु व्यंग है कि डॉक्टर, चिकित्सक सब बोलते हैं, उनका कहना था कि पानी छान कर पीजिए, लेकिन वो आदमी जो आपको सलाह दे रहा है ना पानी छान के पीजिए, वो लोगों का खून, समाज का खून बिना छाने ही पी जाता है। ये उसका कहना था। ये जबलपुर के परसाई कहे जाते हैं। मैंने कहा ना, जामई गांव के थे, नर्मदापुरम के, लेकिन पूरा जीवन जवानी में आ गए थे, जबलपुर में बिताया। और जबलपुर के परसाई इसलिए कहलाते हैं, यहाँ के एक एक गलियों पे उन्होंने लिखा। गुरंदी बाजार के बारे में लिखा है, नर्मदा नदी पे बहुत कुछ लिखा है, ग्वारी घाट की चर्चा की, भेड़ा घाट की चर्चा की, तिलवारा घाट की चर्चा की, ये लमेटा घाट की चर्चा, सभी घाटों की चर्चा की इनने यहाँ के प्रमुख। और इनके घर के बाजू थे एक ओमती नाला। कहते हैं पहले जबलपुर में वो ओमती नदी होती थी, शहर के बीचों बीच से निकलती थी, लेकिन अब वो ओमती नाला कहलाती है। इनके घर के बाजू से ओमती नाला था, उसका भी इनने वृतांत लिखा है। बच्चों पे लिखा, नेताओं पे लिखा, महिलाओं पे लिखा। ऐसा कोई भी सामान्य व्यक्ति न जिसपे नहीं। किसी की दुकान में, मित्रों की दुकान में जाते थे, बैठे बैठे वहीं व्यंग लिखते थे, शिक्षकों पे लिखते थे। आप के व्यंग जो है जिंदगी का फलसफा है। आज उनकी जयंती हम लोग सब मना रहे हैं जबलपुर में। वो वास्तव में व्यंग को व्यंग कहने की स्थिति में उन्होंने लाकर खड़ा किया है। उनके जितने भी लेख हैं, जैसे आज महिलाओं को सरकारी कागजों में सम्मान मिल रहा है, वैसे समाज में सम्मान नहीं मिल रहा।
यही उनका लेख है वैष्णव की फिसलन, जिसमें उन्होंने 50 साल पहले लिखा था। महिलाओं की स्थिति को 50 साल पहले ही उन्होंने उजागर किया था, वो स्थिति आज भी है। उनकी रचनाएं जो हैं वो वास्तव में हर व्यक्ति के लिए गौरव की बात है, हमारे जबलपुर के लिए और पूरे देश के लिए, समाज के लिए, क्योंकि आम आदमी से जुड़ी हुई है। इसमें नर्मदा के घाट भी हैं, घाटों का जिक्र भी है, ओमती नाले का वृतांत उन्होंने कई बार किया। 8वें दशक में वो राइट टाउन में ओमती नाले के किनारे रहते हैं, वो आज भी है वहाँ से नाला। इस नाले पे उन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं। पवित्रता का दौर उनका प्रमुख रचना है उनकी, पवित्रता का दौर, जो इस नाले के पे लिखी हुई है, नाले का संकेत का। उन्होंने साफ लिखा है, ये पवित्रता का दौर है, बरसात में नाला आता है, पूरे शहर वालों को भिगो के चला जाता है, पवित्र करके चला जाता है। और वो आज भी हो रही, 50 साल पहले की बात है, और आज भी जबलपुर में यही होता है कि ओमती नाले से राइट टाउन पूरा डूब जाता है। अभी उसको कवर्ड कर दिया है, अभी 2 साल से नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी इसके पहले तक यही हालात थे। ये सामाजिक वास्तविकताओं के कई पहलुओं को बिना कहीं उजागर कर देते थे। पंडितों पे दी, मोहल्ले के जो फेरी करने आते थे सब्जी बेचने वाले, उन पे भी बात की है उन्होंने। अश्लील किताबें संभ्रांत लोग कैसे छुप छुप के पढ़ते हैं, उस पे भी उनका व्यंग है। ये सारी चीजें जो हैं, तीखे व्यंग बाण जो उन्होंने चलाए थे अपने तरकश से, वो आज भी वैसे ही हैं जैसे आज से 50 साल पहले थे। तो आइए परसाई जी की रचनावली पढ़ी जाए। और मेरा तो मानना है कि आप आज उनके जन्म शताब्दी वर्ष है, आज उनका जन्म हुआ था, शताब्दी हो गई। अपनी मित्र मंडलियों में किसी को भी आप दान करने से अपेक्षा, या जो बुके वगैरह कार्यक्रम में आप लेते हैं 250, 300 के बुके, वो सब बंद कर दिए जाएं। उनकी परसाई जी की पुस्तकों से ही सम्मान करें। मंच पे जिनको हम बैठाते हैं उनका सम्मान परसाई जी की पुस्तकों से करें। पुस्तकें जीवन भर रहेंगी, आदमी पढ़ेगा। तो आपको ये करना चाहिए। खासतौर से मेरे एक मित्र हैं, सतना पीजी कॉलेज के प्रोफेसर सुरेश राय जी, वो पुस्तक खरीदने के बड़े ही शौकीन हैं, समाजशास्त्र की पुस्तकें खरीदते हैं। मेरा उनसे भी निवेदन है, और वो पुस्तकें देते भी हैं, कि वो परसाई जी की पुस्तकें खरीदें, पढ़ें, अपने घर के ग्रंथालय में उनको रख के उनको मजबूती प्रदान करें और लोगों को पुस्तकें प्रदान करें। तो आप सभी को परसाई जी की जन्म जयंती पे की शुभकामनाएं, और उनके व्यंग में छिपे जीवन के, जिंदगी के फलसफे को आप पढ़िए, समझिए और जानिए। हम लोग तो बहुत खुशनसीब हैं कि जबलपुर में आध्यात्मिक गुरु रजनीश भी हुए, और व्यंग गुरु हरिशंकर परसाई जी भी हुए। इन सभी के साथ यहाँ पे एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन था कि यहाँ पे 2 गुरु हैं, एक आध्यात्मिक गुरु रजनीश, एक व्यंग गुरु हरिशंकर परसाई जी। तो मेरा शत शत नमन उनकी जयंती।